चलो दोस्तों, यार वो कैमरा हिल गया था, ठीक है। और कैमरे के हिलने के चक्करों में सारा डिस्टर्ब हो गया। जो पिछली वीडियो आ रही है उसमें मैं बता चुका हूँ। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में चला जाएगा, किसी भी हायर लेवल में जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप एनर्जी देंगे। अब जो एनर्जी वो एमिट कर रहा है वो एनर्जी डायरेक्ट भी एमिट कर सकता है और स्टेप बाय स्टेप में भी एमिट कर सकता है। एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं, चल रही है। तो एनर्जी किसी भी तरह से एमिट कर सकता है। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वापस कर रहे हैं, मतलब एनर्जी को एमिटेड कर रहा है, बाहर फेंक रहा है सराउंडिंग में। कलर है, कलर किस तरह सकता है, स्टेप बाय स्टेप से भी। अब अगर इलेक्ट्रॉन 7th लेवल से 6th लेवल में सॉरी ग्राउंड लेवल 2 में आ रहा है, तो ग्राउंड लेवल कम बैक लेवल अगर 2 हुआ तो उस लाइन का नाम बाल्मर सीरीज रखेंगे, ठीक है। बाल्मर सीरीज की एनर्जी उससे कम होती है, किससे कम, लेवल, और इसकी एनर्जी बिलोंग करती है विजिबल रीजन को। जितनी एनर्जी विजिबल रीजन में होती है उतनी ही बाल्मर में बन जाएगी। अगर ग्राउंड लेवल 3 हुआ तो लेमन, फिर बाल्मर, फिर पास्चन। पास्चन के बाद ग्राउंड लेवल 4 तो ब्रैकेट, देन फंड, पी साइलेंट है, फंड सीरीज है ये। एंड द लास्ट वन हम्फ्री, पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। पास्चन सीरीज बिलोंग करती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, IR मतलब इंफ्रारेड, ज्यादा, कम और कम। ये भी इंफ्रारेड को बिलोंग करती है, ये भी इंफ्रारेड को बिलोंग करती है, और ये फार इंफ्रारेड को बिलोंग करती है। जैसे जैसे हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं एनर्जी की अमाउंट कम होती जा रही है। ज्यादा एनर्जी का अमाउंट देखो, कम एनर्जी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब कितने कलर बन गए, 1 2 3 4 5 6 तो आ गए, ठीक है। अब सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन 7 से 6th में एक बार आया तो उसके बाद उसके पास क्या प्लान है, हो सकता है कि वो 6 से 5th में जाए। अब एक्साइटेड लेवल 6th है, फिर 5th में, क्योंकि एक बार अगर वो 6 में आ गया तो वो 7th में नहीं जा सकता। ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन एक्साइटेड से ग्राउंड में आने के लिए कोई हेल्प नहीं चाहिए, एनर्जी बस बाहर फेंकनी है, ठीक है। तो एक बार 6 से 5th में आ गया तो कोशिश क्या करेगा, 6 से 4th में है, 6 से 3rd में है, 6 से 2nd में है, या 6 से 1st में है। जिनका ग्राउंड लेवल सेम है वो अपने अपने फिक्स लेवल में मूव कर रही हैं, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल 1 तो लेमन, ग्राउंड लेवल 2 इस तरह चाहिए। एक बार इलेक्ट्रॉन 5th में आ गया तो फिर वापस नहीं जाएगा, 5th से 4 में, 5th से 3rd में, 5th से 2nd में, और 5th से 1st में। ये रहे। एक बार वो 4th में आ गया तो 4th से 3rd में, 4th से 2nd में, और 4th से 1st में भी जा सकता है। एक बार इलेक्ट्रॉन 3rd में आ गया तो वो 3rd से 2nd में और 3rd से 1st में जा सकता है। एक बार वो 2nd में आ गया तो सिर्फ 2nd से 1st में जा सकता है। तो ये सब हाइपोथेटिकल असम्पशंस हैं कि बंदा ये रहेगा। ग्राउंड लेवल फिक्स है तो सीरीज का नाम भी फिक्स है। एक्साइटेड लेवल चेंज हो सकता है, एक्साइटेड लेवल 2 3 4 5 6 7 सारे लेवल सीरीज को बिलोंग करती हैं, सारे की सारे, बस ग्राउंड लेवल फिक्स होगा, ठीक है। मान लेते हैं ग्राउंड लेवल का नाम N1 है बेटे, और एक्साइटेड लेवल का नाम N2 है, क्लियर। तो लेमन सीरीज में ग्राउंड लेवल N1 फिक्स है 1, और एक्साइटेड लेवल N2 2 3 4 5 6 7 कितना भी जा सकता है। बाल्मर सीरीज का ग्राउंड लेवल N1 फिक्स है 2, N1 2 होगा इसमें, N2 की वैल्यू 3 4 5 सोन चलती जाएगी। पास्चन का N1 बेटा 3,
ठीक है, n1 की वैल्यू 4 तो n2 की वैल्यू ये n1 n2 की वैल्यूज है किसी भी पर्टिकुलर लाइन के लिए। समझ आया? कितनी लाइंस बनेंगी, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस एक पर्टिकुलर सीरीज में कितनी बनेगी। ठीक है, लेमन में कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 बन रही है। ठीक है, एक्साइटेड लेवल मैंने 7 लिया था, देखो स्टार्टिंग में एक्साइटेड लेवल 7 लिया था तो 6 लाइनें बन रही है ना। बार्बर में भी मैंने एक्साइटेड लेवल 7 से स्टार्ट किया तो लाइनें कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5। क्या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस n2 माइनस 1 होता है। लेमन सीरीज में कितनी लाइनें बनेंगी बेटा, वो n2 माइनस 1। एक्साइटेड लेवल से एक कम लाइन बनती है लेमन सीरीज में, एक्साइटेड लेवल से 2 लाइनें कम बनती है बार्बर में, एक्साइटेड लेवल से 3 लाइनें कम बनती है पास्चन में, एक्साइटेड लेवल से 4 लाइनें कम बनती है ब्रैकेट में, 5 कम। इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस बनती है एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। टोटल लाइंस कितनी बनती है, ठीक है, उसको निकालने का फार्मूला होता है बेटे n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 प्लस 1। ठीक है, श्योर। फॉर एग्जाम्पल टोटल लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 6 21 लाइनें बनेंगी। तब जब ग्राउंड लेवल हमने 1 से स्टार्ट किया था और एक्साइटेड लेवल का खत्म किया था 7 पे, तो n2 की वैल्यू 7, हायर लेवल ग्राउंड लेवल 1 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 7 42/2। ठीक है बेटा, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन किस में जा रही है और किस लाइन के बीच में कितनी बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन डालता है टोटल लाइंस कितनी बनेगी, n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 5। अगर n1 2 हो और n2 की वैल्यू 5 ले ली जाए तो कितनी लाइनें बनेंगी, n2 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 3 जब 4 12/2, तब टोटल लाइनें कितनी बनेगी, 6 बनेगी। बोलो जी, समझ आ गया? पक्का? अब ये टोटल लाइनें इस स्पेक्ट्रम में मैंने 21 बनाई है, जब ग्राउंड लेवल 1 से स्टार्ट करके एक्साइटेड लेवल 7 में 21 टोटल कैसे बनेंगे। n2 माइनस 1, 7 है 2, 7 माइनस 1 6 आ गई, प्लस 7 माइनस 2 प्लस 5 आ गई, 7 माइनस 3 4 आ गई, 7 माइनस 4 3 आ गई, 7 माइनस 5 2 आ गई, 6 5 11 4 15 3 18 20 हो गए, 21 टोटल लाइनें बनेगी 21। तो 21 में से 6 लेमन की है, 5 बार्बर की है, 4 पास्चन की है, 3 ब्रैकेट की है, 2 फंड की है और 1 हम्फ्री की है। इस सीक्वेंस में गिफ्ट।
So this is the spectrum of hydrogen which is successfully explained by Bohr according to its excitation principle। क्योंकि सबसे पहले बोहर ने ही ये बताया था कि अगर एटम को एनर्जी दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन अपना स्टेशनरी स्टेट छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है और एक्साइटेड से कम बैक कर सकता है और वो ये बनेगा। क्लियर? ठीक है, श्योर हो? ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अगर आप लोगों को पल्ले पड़ गया है तो इसी में वो एक आधी बात और पूछ सकता है बेटे, लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन क्या होगी? हद से हद हम इलेक्ट्रॉन को कहां फेंक सकते हैं? इंफिनिटी में फेंक सकते हैं। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन हद से हद इंफिनिटी में चला जाएगा और उससे आगे नहीं जा सकता है। इसका मतलब एक्साइटेड लेवल हद से हद कितना होगा? इंफिनिटी होगा। तो अगर लिमिटिंग लाइन की बात पूछा जाए तो बेटा N2 की वैल्यू इंफिनिटी होगी और N1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। N1 ग्राउंड लेवल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। वो पूछा जा सकता है कि लिमिटिंग लाइन किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग लाइन फॉर पास्चन? कहता पास्चन सीरीज है और पास्चन सीरीज की लिमिटिंग लाइन के लिए N1 N2 की वैल्यू बताओ। N1 N2, N2 मतलब एक्साइटेड लेवल, लिमिटिंग का मतलब एक्साइटेड लेवल की वैल्यू इंफिनिटी। पास्चन नेम सीरीज को बता देगा। सबसे पहले लेमन N1 1 होता है, फिर बाल्मर N1 2 होता है, पास्चन N1 की वैल्यू 3 होती है। पास्चन की जो लिमिटिंग सीरीज बनेगी बेटा उसका N1 3 होगा और N2 इंफिनिटी। इसी प्रकार बाल्मर का लेना तो N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू इंफिनिटी है। ठीक है। जब हम कोई स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना है, हर ग्रुप ऑफ लाइन के बीच में एक छोटी लाइन है और धीरे धीरे लाइन बड़ी होती जा रही है ना। छोटी लाइन, सबसे पहली लाइन को फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन बोलते हैं। अल्फा लाइन इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लाइन। इसी प्रकार बीटा लाइन सेकंड, थर्ड लाइन गामा लाइन, डेल्टा लाइन, इनमें चलता रहेगा। हर ग्रुप के अंदर जो सबसे छोटी लाइन है दैट इज कॉल्ड अल्फा लाइन। ठीक है, श्योर है? वो ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ N1 and N2 फॉर थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर। कहता है बाल्मर सीरीज के लिए N1 N2 की वैल्यूज बताओ। बाल्मर सीरीज है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, उसमें N1 N2 की वैल्यूज क्या होगी? सबसे पहले पकड़ो नेम को। नेम आपको हमेशा N1 बता देगा, बाल्मर का N1 2 है। ठीक है, N2 की वैल्यू क्या होगी? N2 की वैल्यू होती है बेटा N1 प्लस नंबर ऑफ लाइन। जो नंबर ऑफ लाइन आपसे पूछा गया उसमें N1 ऐड कर दोगे तो N2 की वैल्यू होगी हमेशा। क्लियर? तो हमने बनाया स्पेक्ट्रम ग्राउंड से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनों को ले जाकर और अलग अलग डिफरेंट ग्रुप रखे गए हैं। लेमन से लेकर हम्फ्री तक डिफरेंट ग्रुप को जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है। इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रम जिसे बोहर ने अपने कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर डाला। अब उस स्पेक्ट्रम के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आता है सिलेबस बेस्ड के ऊपर भी। तब हमें बताना होता है कि ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल इस पर्टिकुलर लाइन के लिए क्या होगा, लिमिटिंग लाइन क्या होगी, किस लाइन में एनर्जी कम होगा, किस लाइन में एनर्जी ज़्यादा होगा, ये सब बातें हमें बतानी होती है। ठीक है, चलिए। तो N1 की वैल्यू तो 2 डन हो गई है। N2 की वैल्यू क्या होगी? N1 2 प्लस कौन सी लाइन पूछी गई है? थर्ड। N2 की वैल्यू 5 होगी इस थर्ड लाइन।
ठीक है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ N1 N2 फॉर बीटा लाइन ऑफ लेमन। कहता लेमन के लिए बीटा लाइन के लिए N1 N2 नाम पकड़ो पहले, लेमन मतलब N1 की वैल्यू 1, बीटा सबसे पहले आता है अल्फा, फिर आता है बीटा मतलब सेकेंड लाइन, N2 की वैल्यू N1 1 प्लस बीटा का मतलब 2, और समझ आ गई? श्योर है? ठीक। किसी भी ग्रुप में देखेंगे अपन लोग, किसी भी ग्रुप में देखेंगे तो आप लोग अलग अलग क्वेश्चनों को सॉल्व करें। लिमिटिंग लाइन हमने ढूंढ लिया, अल्फा लाइन बीटा लाइन उनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है। इसी प्रकार हम लोग ढूंढेंगे एनर्जी मिनिमम, मिनिमम एनर्जी का ढूंढेंगे। जो लाइन सबसे छोटा होगा, देखो इस ग्रुप में इतना सा गैप एनर्जी का है ना, तो इसमें एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, है ना। तो एनर्जी मिनिमम किसके लिए होती है? अल्फा लाइन सबसे कम एनर्जी होती है। तो एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी? जो लाइन जितना बड़ा होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा, और सबसे बड़ा लाइन लिमिटिंग लाइन हो सकता है। एनर्जी मैक्सिमम लिमिटिंग लाइन होता है। क्लियर? ठीक है। मे भी आपको पता हो बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली होते हैं, और न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली होती है, वेवलेंथ के इनवर्सली होती है। तो एनर्जी अगर मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगा, और वेवलेंथ मैक्सिमम। ठीक है ना, उल्टा है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा और वेवलेंथ। इस प्रकार हम ढूंढेंगे ये सूत्र। क्लियर? अब इस लेवल में कितना एनर्जी है, इस लाइन में अल्फा लाइन में कितना एनर्जी है? मैंने बताया था कि दो लाइनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा ई, से डेल्टा ई बोलते हैं। ठीक है बेटे, और डेल्टा ई का फार्मूला फाइनल लेवल, फाइनल लेवल ये है, इनिशियल लेवल ये है। फाइनल लेवल का नाम हमने N2 रख दिया है, और इनिशियल लेवल का नाम N1। तो दो लेवल के बीच में कितना एनर्जी आएगा? वो डेल्टा ई होगा। इसका फार्मूला EN2 माइनस EN1 होगा। कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था EN का फार्मूला माइनस 1312 इंटू जेड स्क्वायर बाय में एल स्क्वायर किलो जूल पर मोल, पढ़ा था ना। किसी भी लेवल का, N2 लेवल का कितना होगा बेटे? EN2 कितना होगा? माइनस 1312 इंटू जेड स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या होगी? N2 का स्क्वायर माइनस N1 माइनस 1312 बटे में N1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। यस और नो? तुमने EN1 और N2 की वैल्यू पुट कर दी है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1312 इंटू में जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 बाय N1 स्क्वायर प्लस में रहेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन कम बैक करता है तो दो लेवल के बीच में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? दैट इज 1312 इंटू जेड स्क्वायर। ग्राउंड लेवल की वैल्यू पुट कर दो, एक्साइटेड लेवल की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आपका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है। अगर दो लेवल के बीच में एनर्जी चेंज हो रही है, अगर दो लेवल के बीच में एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वेव, वेव अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो वेव है, वेव चेंज हो रही है। क्लियर कट? श्योर है? हाँ।
तो एनर्जी अगर चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है तो वेव नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो वेव या वेव से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ठीक है, कितना होगा उसके लिए फार्मूला याद कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड और एक्साइटेड के बीच में जंप करता है तो उसके लिए रिडबर्ग फार्मूला होता है। रिडबर्ग फार्मूला बताता है वेव नंबर किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए। जब हम लोग एमिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एक्साइटेड से जब ग्राउंड आ रहा है तो एनर्जी चेंज हो रही है। हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ है, ग्राउंड लेवल में कुछ है। एनर्जी वहां वेव कुछ हो रहा है, इधर वेव कुछ हो रहा है, यस और नो। और वेव चेंज हो रही है तो वेव की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। तो वेव नंबर कितना होगा आर। ठीक है, इतना। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड के बीच में आएगा तो हर पर्टिकुलर लाइन का एक वेव नंबर होगा और वो वेव नंबर ये होगा। आर यहाँ कांस्टेंट है जिसे रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, और इसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। इतनी L1 L2 ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल है और Z एटॉमिक इन्हें आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर गेम। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कौन सी लाइन किस एनर्जी को पोजेस करती है, N1 कितना होगा, N2 कितना होगा, कितनी टोटल लाइनें बनेगी, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में कितनी लाइनें बनेंगी, लिमिटिंग लाइन कब कौन सी होगी, कब किस लाइन की एनर्जी मिनिमम होगी, किस लाइन की एनर्जी मैक्सिमम होगी, दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कितनी चेंज हो रही होगी और वेव। अब अगला जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन में होगा। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और मैं आज सबके घर पे कॉल करूँगा। थैंक यू।